गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियांस एकेडमी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी क्लासेस चल रही थी। इसमें पहली क्लास जो है हमारी हो गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हमारी जो है वो सेकंड क्लास है और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आप बुक जानते होंगे वो सिर्फ एक ही जानते होंगे, वो कौन सी होगी? वो होंगी एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो आप लोग क्या करते होंगे? एम लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे। हमारे इन लेसन से क्या होगा, एम लक्ष्मीकांत को हम 100% जो है कवर करेंगे, प्लस 20% जो है और भी कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं उनको यहाँ पे हमारे लेसन से एक रिवीजन मिल जाएगा, और जो लोग फ्रेशर्स जो हैं तो वो क्या करें, पहले हमारा लेसन देखें, उसके बाद में अगर वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। बुक में जो है सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाती है, सब कुछ जो है बुक कवर कर लेती है, बट स्टिल हमें फिर भी एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। टीचर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बुक में जो लिखा हुआ है उसका रियल मीनिंग हमें पता चल सके कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हैं और उसका रियल मीनिंग जो है ना वो क्या है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग्स और अप्रोच और डायमेंशन के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि बुक के होने के बावजूद भी हमें टीचर क्यों चाहिए। तो इसलिए चाहिए था कि वो कई सारे डायमेंशंस बता सके, मीनिंग्स बता सके। तो एम लक्ष्मीकांत को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से यहाँ पे जो है कवर करेंगे, और एम लक्ष्मीकांत से आपको क्या मिल जाएगा, एक रिवीजन भी यहाँ पे मिलता जाएगा। एम लक्ष्मीकांत की मैं बात करूँ तो जो उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो फर्स्ट चैप्टर है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ही जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। दूसरा इसका क्या नाम लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवैधानिक विकास। तो ये जो चैप्टर है वो जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर हमें हर चीज़ को इस तरह से एनालिसिस करना है कि पर्टिकुलर चैप्टर जो है क्या हमारे सिलेबस में है या नहीं है। अगर सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। पढ़ना क्यों है? क्योंकि सिलेबस में है। कितना पढ़ना है या फिर कितना ज़रूरी है? तो देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वहाँ से 100% जो है एक क्वेश्चन होता है। 60 to 50% जो चांसेज हैं वह है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो, और यहाँ पे 30% जो चांसेज है ना वो यहाँ पे है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी हो। अगर मैं 2019 के एग्ज़ाम की बात करूँ, 2019 का जो लास्ट टाइम यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट थे और 1 क्वेश्चन इनडायरेक्ट। तो आपको यहाँ से ये तो पता चल गया होगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के लिहाज से। ओके, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, एक सफिशिएंट टाइम देना है। अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है और ये जो है हमें कितना पढ़ना है और यहाँ से किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, जब भी हमारा आपको ये तो पता होगा, यहाँ पे दूसरा नाम इसका क्या लिया गया है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि मैं कहूँ इसको क्या कहा गया है, संवैधानिक विकास। दूसरा जो नाम है इसका वो क्या है, यहाँ पे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर पूरा वर्ड लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इस वर्ड से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे, इस फेज में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, यानी संविधान का क्या हुआ, विकास हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया गया है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखो, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की जो है हम प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके, और यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद में हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे हो गया सिलेक्शन। लेकिन इस सिलेक्शन के पीछे जो है एक कहानी है, और वो कहानी क्या है कि हमने क्या हुआ, प्री का एग्ज़ाम दिया, प्री के बाद में हमने क्या किया, मेंस का एग्ज़ाम दिया, मेंस के बाद में हमने क्या दिया, इंटरव्यू दिया, और सभी फेजेज को पास करते गए तो हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो ये एक स्टोरी हो गई किसकी, हमारे सिलेक्शन के पीछे की कहानी। लेकिन ये एक छोटी कहानी है। एक और यहाँ पे कहानी जो है वो कौन सी है कि हमारी जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसमें हमने स्कूलिंग किया, इसके बाद में हमने क्या हुआ, हमारा कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे यूपीएससी का जो है वो प्रिपरेशन जो है स्टार्ट किया। तो वो जो सारा फेज जो है वो यहाँ पे क्या है, वो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये किसका बैकग्राउंड हुआ, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारे यूपीएससी सिलेक्शन के पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो ये है। इसी तरह से अगर मैं सिलेक्शन की जगह क्या रख दूँ, संविधान रख दूँ, ठीक है, तो संविधान की भी क्या है, अपनी कहानी है कि हमारा जो संविधान बना था उसकी भी क्या है, एक कहानी है, जिसमें उसके भी प्री मेंस इंटरव्यू हुए होंगे, उसकी भी स्कूलिंग लाइफ हुई होगी, उसकी कॉलेज लाइफ हुई होगी, जिसमें उसने बहुत सारा कुछ सीखा होगा। जैसे
कि हमने हिस्ट्री जो है ना हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है। तो ये क्यों ले रखा है? क्योंकि हो सकता है कि किसी के ग्रेजुएशन में जो है कॉलेज लाइफ में उसने क्या कहा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके एक सब्जेक्ट रहा होगा हिस्ट्री। किसी ने एमएससी किया है तो उसने बायोलॉजी इसलिए ले लिया क्योंकि उसने एमएससी से बायोलॉजी किया है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो है यूपीएससी को टारगेट नहीं होते भी यहाँ पे क्या था, वो चीज़ें थी जो हमको बाद में यूपीएससी में हेल्प करती है। यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना, संवैधानिक विकास, वो हमारे संविधान की कहानी है कि हमारे संविधान को हमने कब से स्टार्ट किया, कैसे हमें इंस्पिरेशन मिली कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। जो है बनना शुरू हुआ वो तो कब से होता है, 1946 से। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है वो ये कहती है कि संविधान होना चाहिए। संविधान के हमने जो एफर्ट्स किए, संविधान के लिए कई सारी चीज़ें हमने सीखी, वो हमने किस दौर में सीखी, वो हमने इस दौर में सीखी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। इंपॉर्टेंट कितना है कि यूपीएससी यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो अब क्या करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। तो देखो ये जो कहानी स्टार्ट होती है, ये जो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पे 1973 से लेके, ठीक है, इस एक्ट से ये शुरू होती है और एंड कहाँ पे होती है, 1947 पे। ये जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है इसलिए ये पता है, ओके। लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो क्या है। अब इस पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्या किया जाता है, दो फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है ना वो है यहाँ पे कंपनी रूल। पहला यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कंपनी रूल, और दूसरा जो होता है वो होता है यहाँ पे क्राउन रूल। एक बार सिर्फ हम लिख रहे हैं, एक एक वर्ड्स को हम समझेंगे और एक एक पीछे के वर्ड्स की ऐसी कहानी समझेंगे, उसको इस तरह से समझेंगे कि आपको लगेगा कि ये सब कुछ जो है ना आपने पहली बार सुना है और इस तरीके से किसी ने आपको पहली बार बताया है, आपको हर जगह देखना यही फील होता रहेगा। यहाँ पे क्या है, पहला है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है इसलिए आपको पता है, और ये फिर आपको किसी ने जितने भी पहले पढ़ाया होगा उसने भी ये बता दिया होगा। तो ये क्या हो गया, कंपनी रूल और क्राउन रूल, ठीक है। 1773 से शुरू होता है, 1947 पे एंड होता है, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं। और इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने दो फेज में डिवाइड कर रखा है, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। अब ये क्या है कंपनी रूल और क्या है क्राउन रूल, इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक बार साइड में आ जाते हैं। देखो ब्रिटेन है यहाँ पे, ठीक है। इस ब्रिटेन की जो है एक कंपनी बनी, इस ब्रिटेन में कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हुआ कि वो किस लिए आई थी, वो आई थी यहाँ पे ट्रेड करने, यानी कि व्यापार करने। व्यापार तो उसने किया ही, उसके बाद में उसने क्या कर दिया कि रूल करना भी शुरू कर दिया। और किस पे रूल कर लिया, इंडिया पे जो है ना इस कंपनी ने रूल कर लिया, ओके। ये एक पहली कहानी है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि ब्रिटेन को रियलाइज होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी ट्रेड करने, लेकिन ट्रेड के साथ में उसने क्या कर लिया, रूल करना, और इंडिया पे रूल करना भी शुरू कर दिया। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन जो है ना क्या करता है, इंडिया पे जो है सीधा रूल करना शुरू कर लेता है, ओके। इस फेज को कहा जाता है सेकंड फेज। ये फेज जो कहलाता है वो कहलाता है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है कंपनी रूल में कि ब्रिटेन जो है वो रूल। अब इस फर्स्ट फेज में क्या होता है, देखो ये ब्रिटेन क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रूल और लॉ बनाता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ब्रिटेन क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रूल और लॉ बनाएगा, ठीक है। ये ब्रिटेन जो रूल और जो लॉ बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना रहा है, न कि इंडिया के लिए। इस टाइम पे जो क्या करता है ब्रिटेन, रूल और लॉ के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ओके। फिर एक टाइम के बाद में क्या करता है, इस कंपनी को तो कर देता है ब्रिटेन ख़त्म, और इंडिया पे जो है खुद रूल करना शुरू कर देता है जो। और फिर क्या करना शुरू करेगा, ब्रिटेन खुद रूल करना शुरू कर देगा या फिर लॉ बनाना शुरू कर देगा। और वही फेज क्या कहलाएगा, सेकंड फेज कहलाएगा, जिसको हम कहेंगे क्राउन रूल। अब एक बार फिर से समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू कब से हुआ, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। आपको इतना ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके दो फेज हैं। पहला फेज है कंपनी रूल यानी कि कंपनी का शासन, दूसरा है क्राउन रूल यानी कि ताज का शासन। पहले फेज में क्या होता है कि ब्रिटेन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रूल बनाता है, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इंडिया के ऊपर रूल कर रही होती है। तो पहले जब ब्रिटेन रूल बनाएगा वो किसके लिए बना रहा है, ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना रहा है। इसी फेज को हमने क्या कहा, कंपनी रूल कहा। सेकंड जो फेज स्टार्ट होता है जिसमें ब्रिटेन क्या करता है, कंपनी को कर देता है खत्म और इंडिया के लिए खुद रूल बनाना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं क्राउन रूल, ठीक है। तो ये हुआ कंपनी रूल और क्राउन रूल। अब देखो, अब हमें पता है हमने अभी क्या कहा कि ये जो दौर है, ये जो टाइम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलप होने का टाइम है।
इसका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से ली होगी। मैं पहली चीज़ यही कहता हूँ कि हमें कब लगा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, हमारे यहाँ पे जो है ये डिमांड भी उठनी शुरू हुई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। तो होना चाहिए भी इंस्पिरेशन हमें कहीं ना कहीं से तो मिली होगी। तो देखो वो इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिलती है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है ये यहाँ पे जो है वो कौन है, ब्रिटेन, ठीक है। ये ब्रिटेन क्या कर रहा है, रूल और लॉ बना रहा है, और ये रूल और लॉ किसके लिए बना रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना रहा है, जिस रूल और लॉ को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, फॉलो करती है। ये पहली सिचुएशन है जो कब की होती है, कंपनी रूल की होती है, कि क्या कर रहा है यहाँ पे, एक है ब्रिटेन, ब्रिटेन रूल और लॉ बनाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो करती है उनको फॉलो करती है। अब हम यहाँ खड़े थे तो हमने देखा कि ये रूल और लॉ जो बने हुए हैं उनको क्या कर रही है, कंपनी फॉलो कर रही है। इसका मतलब इस लॉ में, ठीक है, जो यहाँ पे लॉ है, इस लॉ में क्या है, इस लॉ में कोई ऐसी पावर है जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। कि हम यहाँ से देख रहे थे कि ब्रिटेन ने एक रूल बना के भेजा, और इन रूल्स और लॉ को क्या कहते थे, एक्ट कहते थे। इनको क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे। तो ब्रिटेन एक्ट के थ्रू रूल और लॉ बना रहा है जिसको कंपनी फॉलो कर रही है। तो हम यहाँ दूर खड़े ये देख रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे साइड में थे उस टाइम पे, तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन रूल्स को फॉलो कर रही है। इसका मतलब इस रूल और या फिर लॉ में क्या है, इसमें कोई ना कोई तो पावर है, जिस पावर के कारण क्या किया जा रहा है, इसको फॉलो किया जा रहा है। तो अब हमें ढूंढना था कि इसमें पावर कौन सी है, फिर हमें भी ऐसी पावर चाहिए जिससे हमारे ऊपर भी क्या हो, ठीक तरीके से जो है लॉ हो। अब हमने इस पावर को ढूंढने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि इस रूल में जो है ना वो पावर कौन सी है। तो देखो इसको एक बार इस तरफ ले लेते हैं। ये जो है ये क्या है, यहाँ पे लॉ, ठीक है, जो कंपनी के लिए बनकर आ रहा है। और इस लॉ में हमने क्या नोटिस किया कि इस लॉ में क्या है, इसमें पावर है। बाद में हमने जब एनालिसिस किया यहाँ पे पावर का, तो हमें पता चला कि इस लॉ में पावर ये है कि इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है पार्लियामेंट, इसलिए इसमें क्या है, पावर है। अब हमें तो ये ढूंढना था कि ये पार्लियामेंट क्या होती है और ये कैसी होती है, और हमें भी यही चाहिए। तो फिर हमें पता चला कि पार्लियामेंट जो होती है ना, वो इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें आते हैं रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कौन आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव किसके होंगे, पीपुल्स के, यानी कि किसके होंगे, जनता के। अब हमें यहाँ पे सारी कहानी पता चली कि यार ये जो लॉ है उसमें होती है पावर, और पावर इसमें इसलिए क्योंकि इसको पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट में कौन होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ये पर रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं, जनता के होते हैं। इसका मतलब एक्चुअल पावर तो जनता के पास में है, कि एक्चुअल पावर तो हमारे पास में होनी चाहिए थी। अगर इसी को देखा जाए तो एक्चुअल पावर तो हमारे पास में होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट बनाएंगे, और पार्लियामेंट में बैठ के ये बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। और इस लॉ में क्या होती है, इस लॉ में पावर होती है। और ये लॉ क्यों बनाया जाता है, ये लॉ बनाया जाता है इक्वालिटी के लिए। कि लॉ क्यों बनाया जाता है, इक्वालिटी के लिए। ये लॉ क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है लिबर्टी के लिए। ये लॉ क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है सोशल जस्टिस के लिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या महसूस होता है कि हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ये लॉ मेकिंग पावर होनी चाहिए। अगर ये लॉ मेकिंग हमारे पास में पावर हो तो हमारे यहाँ पे भी क्या होगी, इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगी और सोशल जस्टिस होगी। इसलिए हमें फील हुआ कि हमें भी संविधान बनाना है, ठीक है, कि इसलिए हमें ये फील हुआ कि हमें भी संविधान बनाना है। और जब ये सारे सिस्टम हमने देखा तो हमारे यहाँ पे 1895 में, ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर जो तिलक हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या मांग करी, उन्होंने मांग करी संविधान सभा की, कि क्या होनी चाहिए, हमारे लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। और ये संविधान सभा क्या करेगी, हमारा क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा साइड में, हाँ। तो क्या होता है कि हमें यह पता चलता है कि लॉ में क्या होती है, पावर होती है। पावर इसलिए होती है क्योंकि पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के। इसका मतलब जनता यहाँ पे सेंटर में है और जनता के पास में क्या पावर है। तब हमें फील हुआ कि पावर तो हमारे पास में है, और हमारे पास में क्या पावर है, लॉ मेकिंग पावर है। और ये लॉ क्यों बनाए जाते हैं, इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। तो हमें यहाँ पे फील होता है
कि हमारे पास में भी क्या होना चाहिए, लॉ मेकिंग पावर होनी चाहिए। अब ये लॉ मेकिंग पावर कैसे आएगी, जब हम क्या बनाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, संविधान सभा बनाएगी। तो हमने क्या हुआ, संविधान सभा की डिमांड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से विकास जो है वो शुरू होता है, यानी यहाँ से मेरे दिमाग में ये आना शुरू हो गया कि हमें भी क्या चाहिए, हमें लॉ मेकिंग पावर चाहिए। और लॉ मेकिंग पावर कौन देगा, कॉन्स्टिट्यूशन देगा। और वो लॉ मेकिंग क्यों करनी है, क्योंकि इसलिए करनी है। तो देखो यहाँ से ब्रिटेन रूल कर रहा है कंपनी के ऊपर, लेकिन ये रूल जब कर रहा था, लॉ बना रहा था, तब हमने यहाँ से ये सीख लिया कि हमें भी क्या करना है, हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाना है। अब ये चीज़ जो है लक्ष्मीकांत में कहीं पे भी नहीं दे रखी होगी इस तरीके से। तो ये ही एक तरीका होता है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है कि इन चीज़ों से जो है क्या क्या निकल के सामने आता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कंपनी रूल है और क्राउन रूल है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ब्रिटेन जो है एक्ट बनाएगा, उन एक्ट में क्या होंगे, रूल होंगे, लॉ होंगे, जिनके थ्रू कंपनी को कंट्रोल करना है। इसके बाद में क्या होगा कि ब्रिटेन क्या करेगा, यहाँ पे कंपनी को हटा देगा और फिर क्या करेगा, इंडिया के लिए रूल और लॉ बनाना जो है वो शुरू करेगा। तो इसी फेज को क्या कहेंगे, सेकंड फेज क्राउन रूल, और ये फर्स्ट फेज क्या हो जाएगा, कंपनी रूल। अब ऐसे कौन कौन से एक्ट थे जो कंपनी रूल में आए थे और ऐसे कौन कौन से एक्ट थे जो क्राउन रूल में आए थे, तो उनको देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये जो है यहाँ पे आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी जो है वो डिफरेंट कहानी और देखते हैं। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट फेज था, तो इस फर्स्ट फेज में क्या था, इसमें जो था यहाँ पे जो है कौन है, यहाँ पे ब्रिटेन है, और ब्रिटेन क्या कर रहा है, लॉ बना रहा है कंपनी के लिए। ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फेज है। इस फर्स्ट फेज में एक ही क्वालिटी है कि कंपनी की जो है पावर्स को जो है यहाँ पे कम किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या किया जाएगा, कंपनी की पावर्स को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर एक टाइम बाद में क्या होता है कि कंपनी को ख़त्म ही कर दिया जाता है। इस सेकंड फेज में क्या होता है कि यहाँ पे फिर जो है वही ब्रिटेन है, और यहाँ पे जो है लॉ मेकिंग का काम कर रहा है ब्रिटेन, और अब की बार किसके लिए कर रहा है, अब की बार कंपनी को ख़त्म करके ये इंडिया के लिए कर रहा है। तो इस टाइम पे जो है इंडिया को जो है फैसिलिटीज़ मिलती जाएगी धीरे धीरे, कि इंडिया को धीरे धीरे फैसिलिटी मिलती जाएगी, और एक टाइम बाद में 1947 में क्या हो जाएगा, इंडिया को आज़ादी ही दे दी जाएगी। पहले फेज में क्या होगा, कंपनी रूल में कंपनी को कम करने की कोशिश की जाएगी, कंपनी की पावर्स को कम किया जाएगा, कंपनी को कंट्रोल किया जाएगा, और जो है सेकंड फेज में जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस की ओर लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से जहाँ पे जो है एक्ट हैं। अब इस कंपनी और सारी सिचुएशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट है, यहाँ पे कौन है, एक स्टूडेंट है, और इस स्टूडेंट वाली क्लास में कौन होता है, स्टूडेंट वाली क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक मॉनिटर भी होता है। और उसके बाद में कौन होता है, उसके बाद में यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो है एक जो होता है आपका क्लास टीचर होता है, और यहाँ पे कौन होता है, फिर इसके बाद में यहाँ पे कौन होगा, प्रिंसिपल। तो ये एक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें टॉप पे होता है प्रिंसिपल, उसके बाद में क्लास टीचर, फिर उसके बाद में मॉनिटर, और उसके बाद में ये स्टूडेंट। ये यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ये कौन है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये मॉनिटर जो है वो कौन है, वो है यहाँ पे गवर्नर जनरल। वो कौन है यहाँ पे, गवर्नर जनरल। ये क्लास टीचर है, ये कई सारे बदलते रहेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टर बोर्ड भी होता रहेगा, और कोर्ट ऑफ कंट्रोल ये बाद की बात है, इसको बाद में देखेंगे। ये जो प्रिंसिपल है वो कौन है यहाँ पे, वो है यहाँ पे ब्रिटेन, या फिर आप इसको कह सकते हो क्राउन। ये कौन है, ये जो है क्राउन है। अब इस प्रिंसिपल का एक ही टारगेट है, इस स्टूडेंट को कैसे कैसे करके मैं क्या करूं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कैसे करूं। अब प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे दूर है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रिटेन में है। प्रिंसिपल क्या है, ब्रिटेन में है, और ये क्लासें कहाँ हो रही है, ये क्लास जो हो रही है वो हो रही है इंडिया में। क्लास कहाँ पे हो रही है, इंडिया में। अब प्रिंसिपल जो है वो हमेशा देखो अपने ऑफिस में रहता है, क्लासरूम में नहीं रहता, और क्लास यहाँ पे क्या है। अब इस क्लासरूम में क्या हो सकता है, मॉनिटर जो है ना वो इस क्लासरूम में हमेशा रहेगा। अब इस मॉनिटर के थ्रू क्या किया जाएगा, इस स्टूडेंट को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अब कंपनी रूल यही था, जिसमें क्या होता है, इस स्टूडेंट को जो है कंट्रोल करना है तो इस स्टूडेंट की पावर्स कम कर दी जाएगी, इस मॉनिटर्स को क्या कर दी जाएगी, पावर्स ज़्यादा दे दी जाएगी, ताकि इस स्टूडेंट को जो है वो कंट्रोल कर सके। फिर जब ये स्टूडेंट आएगा एडमिशन लेने, तो सबसे पहले स्टूडेंट का एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद में इसको रूल रेगुलेशन सिखाए जाते हैं। रूल रेगुलेशन जब ये नहीं मानता तो इसको पिटाई कर दी जाती है, फिर भी नहीं मानता तो इसको क्या कर दिया जाता है, रस्टिकेट कर दिया जाता है। फिर क्या कर दिया जाएगा, रस्टिकेट। सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी,
कि किसी टाइम पे इस स्टूडेंट को सिखाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिखाएंगे कि काम कैसे करना है, फिर ये नहीं मानेगा तो इसको पीटा जाएगा, फिर भी नहीं मानेगा तो इसको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको समझना है कि किस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स यहाँ पे कम कर दी जाएगी, गवर्नर जनरल को हमेशा पावर्स दी जाएगी। जब भी गवर्नर जनरल की पावर्स की बात आए तो समझ लेंगे कि हम वो किस फेज की बात है, कंपनी रूल के फेज की बात है। जब भी कंपनी की पावर्स कम कर दी जाएगी तो हम वो क्या समझेंगे कि वो कब की बात है, इस कंपनी रूल के टाइम की बात है। ओके, अब जो है आगे बढ़ते हैं। कंपनी रूल में कौन कौन से एक्ट आए थे, क्राउन रूल में कौन कौन से एक्ट आए थे वो देखते हैं। ये कंपनी जो रूल है वो यहाँ पे शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और एंड कब होता है, ये होता है 1858 का जो एक्ट आता है वहाँ पे ये खत्म होता है। इसके बाद में क्राउन रूल कब शुरू होता है, क्राउन रूल 1858 के एक्ट से जो है शुरू होता है, और 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तब यहाँ पे जाके ये क्या हो जाता है, क्राउन रूल भी जो है एंड हो जाता है। अब देखते हैं कि कंपनी रूल में जो है कौन कौन सी चीज़ें थी। तो देखो कंपनी, एक बार हम क्या करेंगे कि ब्रीफ में यहाँ पे वो सारे एक्ट लिख लेंगे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में है। उसके बाद में एक एक एक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, और एक एक एक्ट में ये देखते जाएंगे कि किस एक्ट में क्या प्रोविजंस थे, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है, इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा उसका, और कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ा, गवर्नर जनरल पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो एक एक को बाद में खोलेंगे, पहले क्या करते हैं ब्रीफ में एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो कंपनी रूल में सबसे पहले क्या आएगा, रेगुलेटरी एक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, रेगुलेटरी एक्ट आएगा 1773 में। मैंने क्या कहा था कि ये जो है एक स्टूडेंट है, सबसे पहले इस स्टूडेंट को क्या दे दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा। एडमिशन के बाद में इस स्टूडेंट को क्या सिखाए जाएंगे, रूल सिखाए जाएंगे कि तुझे कब आना है, कब जाना है। तो रूल से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेगुलेटरी एक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा रेगुलेटरी एक्ट 1773 में। अब ये जब स्टूडेंट रूल नहीं मानेगा, कोई रूल तोड़ेगा, तो क्या की जाएगी, इसकी पिटाई की जाएगी। तो फिर क्या की जाएगी, पिटाई। तो सेकंड में जब इसने रूल तोड़ा तो इसकी क्या कर दी गई, पिटाई कर दी गई। पिटाई से मतलब हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। इस तरह से हम ट्रिक से इसको याद रख लेंगे कि सेकंड कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट था, जो आता है 1784 में, 1784 में। अब इसकी पिटाई करी, तो इसकी पिटाई कैसे करी, डंडे से करी, चांटे मारे, इसको मुर्गा बना दिया, कैसे किया गया। तो इसकी पिटाई कैसे की गई, इसकी पिटाई के लिए जो है हमने जो है पहले इसको रूल सिखाए, रूल सिखाने के बाद में हमने क्या कर दी, इसकी पिटाई कर दी। अब पिटाई की कैसे, इसको 4 चांटे मारे, क्या कर दिए, 4 चांटे मारे, यानी कि इसको थप्पड़ मारे। ठीक है, इसमें भी एक ट्रिक छिपी हुई है, वो क्या है, 3 नंबर पे आता है 4, यानी तो हो जाएगा 4 यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, चार्टर एक्ट। ये क्या हो जाएंगे, चार्टर एक्ट, जो संख्या में कितने थे, 4 थे। कितने आए थे, ये 4 चार्टर एक्ट आए थे। जो कब आए थे, पहला आता है यहाँ पे 1793 में, दूसरा आता है यहाँ पे 1813 में, तीसरा आता है यहाँ पे 1833 में। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, 1833 में, और जो नंबर 4 है वो जो आ जाएगा आपका 1853 में। इनको याद रखना बहुत आसान है कि इनमें जो गैप है वो 20 ईयर्स का है। यहाँ पे 20 ईयर्स का गैप है, यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20, तो हर एक में यहाँ पे क्या है, 20 ईयर्स का गैप है। तो 4 एक्ट आए थे, 4 एक्ट कितने थे, 4 थे। पहला कौन सा था, 1793, लास्ट कौन सा था, 1853, 1853, और ये कितने आए थे, 4 आए थे, और 20 ईयर्स का इनमें गैप है। तो इनको याद करना भी बहुत आसान है। और पहला चार्टर एक्ट कब आता है, रेगुलेटरी एक्ट के 20 ईयर बाद में। पहला चार्टर एक्ट कब आता है, रेगुलेटरी एक्ट के 20 ईयर बाद में। यानी अगर यहाँ पे हम 20 प्लस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1793 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको याद करना बहुत आसान है। ओके, कि पहले रेगुलेटरी एक्ट के 20 ईयर बाद में पहला चार्टर एक्ट आता है, बीच में जो है आपको पिट्स इंडिया एक्ट याद रखना है। ओके, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में नंबर 4 पे आता है, जब है ना क्या आता है, एक्ट ऑफ 1858, जिसमें क्या कर दिया जाता है, कंपनी के शासन को खत्म कर दिया जाता है। तो ये पहला है कंपनी रूल, जिसमें कितने एक्ट आते हैं, 4 टाइप के एक्ट आते हैं, जिसमें पहला रेगुलेटरी एक्ट, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 होते हैं। इसके बाद में एक्ट ऑफ 1858 आता है, जिसमें कंपनी रूल को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं क्राउन रूल, कि क्राउन रूल में कौन कौन से एक्ट आते हैं। तो आप क्या कर लो, पॉज करके एक बार इसको नोट कर लेना, फिर जो है उधर का नोट कर लेना। अगर आप यहाँ से नोट्स बना रहे हो तो आपके बहुत अच्छे जो है समराइज्ड नोट्स बन जाएंगे। जैसे ही आप इसको देखोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि उस टाइम पे सर ने पर्टिकुलर चीज़ के लेके क्या बोला था, तो आपको वो भी क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं इधर कंपनी रूल। ठीक है, अब क्या देखते हैं इधर, कंपनी रूल। तो कंपनी रूल में जो पहला आया था वो क्या आया था,
एक्ट ऑफ 1858। क्या होता है कि यहाँ पे भारत में क्या होती है, क्रांति होती है। क्रांति के बाद में जो है सबसे पहला एक्ट आता है 1858 का। इसके बाद में जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये कितने होते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट होते हैं 3। सबसे पहला जो आता है वो आता है 1861। इसके बाद में जो दूसरा आता है वो आता है 1893। ठीक है, 1892। और इसके बाद में जो तीसरा आता है वो आता है 1909, यानी कि 1909 का अधिनियम। ये 3 अधिनियम जो होते हैं इनको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। अब तक हमने इतना सा पढ़ा, 1861 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1892, एक्ट ऑफ 1909, 1909 का अधिनियम। लेकिन इनको इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों कहा जाता है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों है, ये हमने कभी समझने की और सोचने की कोशिश ही नहीं करी। ये हम तब देखेंगे जब हम इन पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ेंगे। थर्ड टाइप के जो एक्ट यहाँ पे आते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, इसको जो है 1858 का अधिनियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि भारत परिषद अधिनियम। इसको क्या कहेंगे हम, भारत, लिखा हुआ आपको हो सकता है कम दिख रहा हो, लेकिन मैं जिस चीज़ पे बोलूँ तब आप उस चीज़ को समझ लेना। भारत परिषद अधिनियम, आगे क्या हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद में जो नंबर थर्ड टाइप के जो होते हैं, ये यहाँ पे टाइप है। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इनको हम कहते हैं हिंदी में भारत शासन अधिनियम। और ये भारत शासन अधिनियम कितने होते हैं, ये होते हैं 2। जो कौन कौन से हैं, एक तो है 1919 का, 1919 का अधिनियम, और उसके बाद में आता है 1935 का अधिनियम। तो ये 2 अधिनियम जो होते हैं वो कौन से होते हैं यहाँ पे, वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नंबर 4 जो है और लास्ट जो है वो यहाँ पे है आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम। मैं इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जो होता है वो टाइप 4 का है, जो कहाँ पे, क्राउन रूल में। एक बार फिर से इसको जो है समराइज तरीके से देख लेते हैं। कंपनी रूल कब से शुरू हुआ था, 1773 से, और कब एंड होता है, 1858 पे एंड होता है। पहला एक्ट था रेगुलेटर एक्ट। ठीक है, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके बाद में चार्टर एक्ट आते हैं 4, जो कब कब आते हैं, जो आते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो आता है 1793 में, इसके बाद में 1813 में, इसके बाद में 1833 में, और इसके बाद में 1853 में। ये चार्टर एक्ट होते हैं जिनमें 20 ईयर्स का गैप होता है। और लास्ट जो कंपनी रूल में एक्ट आता है वो होता है एक्ट ऑफ 158। ओके, क्राउन रूल में एक्ट ऑफ 1858 आ जाएगा। इसके बाद आएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, जिनको हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम, जो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1861, 1892 और 1909। इसके बाद में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इनका नाम क्यों दिया गया है ये सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे। 1919 और 1935 टाइप 4 जो है, और लास्ट जो है वो कौन सा है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो लास्ट था। अब इन एक्ट के थ्रू जो है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इन एक्ट के थ्रू ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया पे रूल किया, कंपनी को जो है रूल और लॉ बनाए। इसी से हमने सीखा कि किस तरह के लॉ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। एक एक को यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओपन करके देखेंगे कि रेगुलेटरी एक्ट क्या था, कब आया था, इसमें कौन से प्रोविजंस थे, कंपनी के लिए क्या प्रोविजन थे, गवर्नर जनरल के लिए क्या प्रोविजन थे। क्राउन रूल में हम देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम क्या थे, यहाँ पे भारत के लिए क्या प्रोविजंस थे, किस तरह से रूल करना था, ये सारी चीज़ें क्या थी। और यही क्वेश्चन आता है कि आपको क्या दिया जाएगा, पर्टिकुलर कोई दिया जाएगा और वो पूछा जाएगा कि ये किस एक्ट में जो है ऐसा हुआ था। ओके, अब क्या करते हैं हम, जो है स्टार्टिंग करते हैं हमारे, और इसको जो है पढ़ने की पूरा का पूरा एक एक एक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा जो है जानेंगे कि इसमें कौन से प्रोविजंस थे, स्पेसिफिकेशंस क्या थी उसकी, और क्या उसमें कंपनी के लिए किया गया। ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके देखते हैं। अब देखो आपके लक्ष्मीकांत में जो है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होते हैं 73 के रेगुलेटर एक्ट से। लेकिन थोड़ी सी जो है इसके पीछे भी पहले भी जो है कहानी है, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है रॉयल चार्टर एक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, रॉयल चार्टर एक्ट। हिंदी में इसको कहा जाएगा शाही अधिनियम। ठीक है, हिंदी वालों की बड़ी परेशानी है, इसको क्या जाएगा, शाही अधिनियम। ये कब आता है, 1600 ईस्वी में ये आता है। कब आता है, 1600 में, 1600 ईस्वी में आता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो इस टाइम पे बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी।
इस टाइम पे क्या बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वहाँ की जो उस टाइम पे क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर बोर्ड थे वो क्वीन के पास में गए, एलिजाबेथ के पास में, और उन्होंने कहा कि मैम हमने एक कंपनी बनाई है और कंपनी बनाई है कि हम क्या करेंगे, ईस्ट में जाके बिजनेस करना चाहते हैं। मैम ने कहा कि फिर परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैम ईस्ट में ऑलरेडी जो है काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज जा रही हैं, ठीक है, ये यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी क्या कर रही हैं कि ईस्ट में जाके बिजनेस कर रही हैं। अगर हमारे ब्रिटेन से हम जा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे और कोई बिजनेस करने आ गए तो फिर हम आपस में कंपटीशन कर बैठेंगे और यूरोपियन कंपनीज को फ़ायदा हो जाएगा। तो क्वीन ने कहा कि तो बताओ क्या चाहते हो आप। तो उन्होंने कहा कि हम जब बिजनेस करने जाएँ तो पीछे से ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी बिजनेस करने नहीं आए ईस्ट की तरफ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। और उन्होंने क्या हुआ, रॉयल चार्टर एक्ट के थ्रू इनको क्या दी, इनको दी ट्रेड मोनोपोली। इनको क्या दी, ट्रेड मोनोपोली, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार। यानी कि मतलब व्यापार करने का अधिकार जो है वो सिर्फ किसके पास में है, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में है। ये कितने दिन के लिए था, स्टार्टिंग में जो ये था वो 15 ईयर्स के लिए था केवल, बाद में इसको धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए। ओके ठीक है, ये एंड कब हुआ था ये बाद में देखेंगे, जब इस किसी पर्टिकुलर एक्ट में ये एंड किया गया था, खत्म किया गया था। यही क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पिछली बार पूछा था कि व्यापारिक एकाधिकार जो है वो कब खत्म किया गया था। तो स्टार्ट कब से हुआ ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब ये खत्म होगा किसी एक्ट में तब हम वो देखेंगे। तो शाही अधिनियम रॉयल चार्टर एक्ट क्या था, उसके थ्रू जो है क्या होता है, ट्रेड मोनोपोली दी जाती है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये आप नोट कर लीजिए, रॉयल 1600 ईस्वी रॉयल चार्टर एक्ट, जिसमें प्रोविजन क्या था, प्रोविजन एक ही था, ट्रेड मोनोपोली फॉर 15 ईयर्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा एक्ट, ठीक है, जो 1773 के पहले की जो कहानी है उसमें दूसरा जो एक्ट होता है वो आता है यहाँ पे रॉयल एक्ट। दूसरे एक्ट का क्या नाम है यहाँ पे, रॉयल एक्ट, और ये कब आता है 1726 में, ठीक है। इसमें क्या प्रोविजन होता है, अब देखो पहला जो एक्ट आता है वो कब आता है 1600 में, ठीक है, और कंपनी भी कब बनी थी 1600 में। अब यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है कंपनी को काम करते हुए कितने साल हो गए, 126 ईयर्स हो गए। इन 126 ईयर्स में उन्होंने क्या किया, ट्रेड किया, और ट्रेड के साथ में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लग गए, ठीक है। ट्रेड के साथ में क्या करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रूल भी करने लग गए। अब यहाँ पे रूल करने लग गए तो इन्होंने क्या हुआ कि कुछ अपने एरियाज बना ली, ठीक है, कुछ अपने एरियाज बना लिए, कुछ जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये जिन्होंने जो एरियाज बना लिए, जिन्होंने इन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उनको ये क्या कहते थे, उनको कहते थे प्रेसिडेंसी। उनको क्या कहने लगे, प्रेसिडेंसी। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि इंडिया में जो है अपनी कुछ प्रेसिडेंसी बना ली। इस टाइम पे 1726 में इनके पास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी क्या बना ली, प्रेसिडेंसी बना ली। कितनी प्रेसिडेंसी बना ली थी, 5 प्रेसिडेंसी बना ली थी। पहली थी यहाँ पे बंगाल, दूसरी थी यहाँ पे बॉम्बे, तीसरी जो यहाँ पे थी वो थी मद्रास, नंबर 4 यहाँ पे जो है वो है बिहार, इसके बाद नंबर 5 जो है यहाँ पे वो है ओडिशा। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि 5 प्रेसिडेंसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंडिया में जो है बना ली थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और ओडिशा। अब हम ये क्यों देख रहे हैं, रॉयल एक्ट जो था 1726 का, उसमें क्या कहा गया कि ये प्रेसिडेंसी का, हर एक प्रेसिडेंसी का क्या होगा, एक गवर्नर जनरल, एक गवर्नर होगा, ठीक है, कि इन सब का क्या होगा, एक एक जो है वो इनका गवर्नर होगा। और इस गवर्नर के पास में जो है इतनी पावर होगी कि वो जो है इस प्रेसिडेंसी के लिए, कि अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए क्या करेगा, लॉ मेकिंग का काम करेगा। क्या करेगा, लॉ मेकिंग का जो है ना वो काम कौन करेगा, वो जो है गवर्नर करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो है रूल कैसे किया जाए, या फिर कैसे जो है इसका प्रशासन का जो अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर को यहाँ पे दे दिया गया। ये किस में किया गया, 1726 के एक्ट में जो है वो किया गया। एक और तो पहला यहाँ पे तो काम क्या किया गया कि गवर्नर बनाया गया, ठीक है, हर प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर बना दिया गया। और उस गवर्नर को क्या प्रोविजन दिया गया, लॉ मेकिंग का दिया गया, कि हर प्रेसिडेंसी अपने लिए क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है कि उसको अपना प्रशासन जो है वो कैसे चलाना है। ओके, सेकंड थिंग यहाँ पे क्या कर दी गई, जो है एक यहाँ पे बनाया गया डायरेक्टर बोर्ड, ठीक है, एक यहाँ पे क्या बनाया गया, डायरेक्टर बोर्ड। और ये डायरेक्टर बोर्ड जो है वो किसके लिए बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रशासन क्या करेगा, इस डायरेक्टर बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है चलाया जाएगा।
तो ये जो है दोनों एक्ट किससे पहले आते हैं, रेगुलेटरी एक्ट से पहले। ये 2 एक्ट और हैं जो भी हमें क्या देखने आगे हमारे जाके ये जो है काम आने वाले हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, इसके आगे क्या शुरू होता है, इसके आगे शुरू होती है आपकी लक्ष्मीकांत, जिसमें जो पहला एक्ट दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे रेगुलेटरी एक्ट। तो अब यहाँ पे कहानी कहाँ से शुरू होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1773 से, जिसको हम एंड करेंगे पूरा यहाँ पे 1947 पे। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी रूल के अंदर आने वाले जितने भी एक्ट हैं। तो ये कब से आते हैं, रेगुलेटरी एक्ट से आते हैं, ठीक है, 1773। सबसे पहले इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रेगुलेटरी एक्ट से देखना शुरू करेंगे, और जो एक्ट ऑफ 1858 है जहाँ पे कंपनी रूल एंड हुआ था, उसको जो है हम पूरे को देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। फिर उससे अगले वीडियो में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्राउन रूल देखेंगे जो 1858 से स्टार्ट होता है और 1947 में जो है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेगुलेटरी एक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके सारे प्रोविजन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन कि रेगुलेटरी एक्ट की पर्टिकुलर जो है एक्ट है उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके बाद में जो है उसमें प्रोविजंस क्या हैं, उसके बाद में उसके प्रोविजन, उसके बाद में देखेंगे कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं, कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट हुए और या फिर जो है इंडिया के ऊपर जो है क्या इफेक्ट हुए। ये सारी चीज़ें हम कब देखेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।